नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुधीर सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास आखिरी कोशिश पार्ट 2। रमेश मल्होत्रा सुंदर नगर की एक बड़ी खूबसूरत कोठी की निचली मंजिल पर रहता था। मैं फाटक ठेल कर भीतर दाखिल हुआ। पोर्टिको में जाकर मैंने कॉल बेल बजाई। दरवाजा खुला। एक लगभग 35 साल की महिला ने दरवाजे से बाहर कदम रखा। वह एक कटे बालों वाली लंबी ऊंची कदावर औरत थी और वह सिल्क की एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी। मैंने उसे फौरन पहचान लिया। वह मार्था जोन्स थी, कॉल गर्ल सप्लाई करने वाली फेमस मैडम। उसने भी मुझे पहचान लिया। हेलो, वह मधुर स्वर में बोली। यह तो सुधीर कोहली आया है। आओ आओ, वेलकम। वो कहाँ है? कौन? तुम्हारा बाप। कौन सा बाप? तुम्हारे कई बाप हैं? हाँ, रमेश मल्होत्रा। वह तो इस वक्त घर पर नहीं है। और लड़की? लड़की? वह धूर्ततापूर्ण ढंग से मुस्कुराई। लड़की चाहिए तुम्हें? तुम जानती हो मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। डार्लिंग, क्या मेरे से काम नहीं चलेगा? वह बड़े अश्लील ढंग से हंसी। बकवास मत करो, सोच लो, तुम्हारे लिए मेरा स्पेशल रेट जो तुम अफोर्ड कर सको। अच्छा, मैं व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। क्या? उसने एक सरसरी निगाह मेरे नौजवान जिस्म पर डाली और फिर वासना में डूबे स्वर में बोली, 100 रुपये मैं तुम्हें दूंगी। शट अप। सोच लो। आई सेड शट अप। अरे गुस्सा मत करो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आओ भीतर आओ। मैं भीतर दाखिल हुआ। उसके साथ मैं एक खूबसूरत ड्राइंग रूम में पहुंचा। बैठो, वह बोली। बैठने के स्थान पर मैं पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? उसने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे एक और धकेल दिया। मैंने पूरे फ्लोर का चक्कर लगाया। वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। मैं वापस ड्राइंग रूम में लौटा। मार्था एक सोफे पर बैठी हुई थी और एक लंबे सिगरेट होल्डर में लगे सिगरेट की कश लगा रही थी। हो गई तसल्ली? वह व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। अभी नहीं, मैं बोला। लड़की कहाँ है? फिर लड़की? मोनिका कहाँ है? इतना बड़ा जासूस समझते हो अपने आप को? मालूम करो कहाँ है। मैंने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। उसका थप्पड़ खाया गाल अंगारे की तरह दहक उठा। शाबाश, वह जहर भरे स्वर में बोली। असली जमा मर्द हो, औरत पर हाथ उठाने को ही बहादुरी समझते हो। यह तो शुरुआत है। मैं उसके स्वर की परवाह किए बिना बोला। जल्दी बताओ, मोनिका कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी ऐसी गत बनाऊंगा कि दोबारा जिंदगी भर कभी कोई कोठा नहीं चला सकोगी। मैं तुम्हारे इस खूबसूरत थोबड़े की ऐसी गत बनाऊंगा कि सारी जिंदगी दोबारा कभी शीशा देखने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। उसने उत्तर नहीं दिया। वह लड़खड़ाती हुई अपने स्थान से उठी। एक और एक लंबी सी कैबिनेट थी। उसने उसे खोला तो वह बार बन गया। उसने 2 गिलास निकाले और जॉनी वॉकर की एक बोतल खोली। उसने दोनों गिलासों में विस्की डाली और साइफन से सोडा मिलाया। अपना सिगरेट होल्डर उसने वहीं कहीं रख दिया और दोनों हाथों में 2 गिलास उठाए वह मेरे पास पहुंची। मैंने तुम्हारे तमाचे का बुरा नहीं माना, वह मादक स्वर में बोली। सख्त मिजाज मर्द मुझे पसंद आते हैं। अब गुस्सा थूक दो और ड्रिंक लो। उसने एक गिलास मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसके हाथ पर हाथ मारा। गिलास उसके हाथ से निकलकर हवा में उछला और हवा में कलाबाजी खाता हुआ फर्श पर बिछे मोटे कालीन पर गिरा। उसमें मौजूद तरल पदार्थ कालीन पर बिखर गया, लेकिन गिलास न टूटा। मैंने उसकी खाली हाथ वाली कलाई थाम ली और उसे जोर से मरोड़कर उसे उसकी पीठ के पीछे लगा दिया। बोलो, मोनिका कहाँ है? मैं क्रूर स्वर में बोला, वरना बांह तोड़कर हाथ में थमा दूंगा। हाय, मैं मर गई, वह पीड़ा से छटपटाती हुई चिल्लाई। अभी नहीं मरी हो, लेकिन अगर जल्दी जुबान नहीं खोलोगी तो तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। छोड़ो छोड़ो। मैंने उसे सामने को धक्का दिया और उसकी बांह छोड़ दी। वह सोफे पर जाकर गिरी। बोलो, मैं फुफकारा। यू सन ऑफ बिच, वह चिल्लाई। यू बास्टर्ड, यू। मैंने एक और झापड़ उसके मुंह पर जमाया। बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो बोलो जो मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वह लड़की कहाँ है। झूठ। मैंने फिर हाथ हवा में ताना। बाय जीसस,
वह अपने गले में लटके क्रॉस को छूती हुई बोली, रमेश मल्होत्रा कहाँ है? वह कहीं गया है। कहाँ? यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन गया वह मोनिका की तलाश में ही है। वह क्यों तलाश कर रहा है मोनिका को? क्योंकि मोनिका ने उसे धोखा दिया है, उस हरामजादी कुतिया ने। मैंने फिर उसके मुंह पर एक झापड़ रसीद किया। वह खामोश हो गई। एक बात पक्की थी, मोनिका थी रमेश मल्होत्रा के ही कब्जे में, लेकिन वह उसे सूरज कुंड से वहां लाने के स्थान पर कहीं और ले गया मालूम होता था, क्योंकि वहां तो वह कब का पहुंच चुका होना चाहिए था। कहीं उसने मोनिका का कत्ल तो नहीं कर दिया था? नहीं, पैकेट हाथ में आए बिना वह मोनिका का कत्ल नहीं कर सकता था, और मोनिका को तो खुद नहीं पता था कि पैकेट कहाँ था। उससे तो केवल इतना जाना जा सकता था कि पैकेट मेरे पास था। रमेश मल्होत्रा मुझ पर हाथ डालने तक उसे कत्ल नहीं कर सकता था। मैंने मन ही मन एक फैसला किया। उठकर मेरे साथ चलो, मैं बोला। कहाँ? उसने पूछा। अभी मालूम हो जाएगा। मैं समझी नहीं। मार्था, तुम मेरी तुरप चाल हो। तुम्हारी मदद से मैंने तुम्हारे रमेश मल्होत्रा का पत्ता पीटना है। अब उठकर खड़ी हो जाओ। वह झिझकती हुई उठ खड़ी हुई। मैं ग्रेटर कैलाश पहुंचा। मार्था को ले जाने लायक बेहतरीन जगह मुझे अपना फ्लैट लगी थी। अगर किसी ने मोनिका के बारे में मुझसे संपर्क स्थापित करना था तो उसकी संभावना मेरे फ्लैट पर ही हो सकती थी। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा मुझे चाबी लगाकर नहीं खोलना पड़ा, वह पहले ही खुला पड़ा था। मैंने झिझकते हुए भीतर कदम रखा। भीतर तमाम बत्तियां जल रही थी और कमरे की हर चीज हर जगह ऐसी अस्त व्यस्त स्थिति में थी जैसे वहां घुड़दौड़ होकर हटी हो। वहां की बड़ी बारीकी से, बड़ी बेरहमी से तलाशी ली गई थी। तभी मेरे कानों में एक हल्की सी करहा की आवाज पड़ी। आवाज बाथरूम से आई थी। मैं झपट कर बाथरूम के पास पहुंचा। तभी मार्था बाहर खिसकने की कोशिश करने लगी। मैं उस पर झपटा। मैंने उसकी बाह पकड़कर उसे वापस घसीटा और दरवाजे को भीतर से बंद करके उसको अपनी चाबी से ताला लगा दिया। मैं फिर बाथरूम के पास पहुंचा। दरवाजा खोलकर मैं भीतर दाखिल हुआ। बाथरूम के फर्श पर मदन लाल पड़ा था। उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह खुली हुई थी और उसका चेहरा खून में रंगा हुआ था। साफ लग रहा था कि उसकी जिंदगी की कुछ ही सांसें बाकी थी। यही हैरानी की बात थी कि उस नाजुक हालत में वह अभी तक जिंदा था। मदन लाल, मैंने आतंकित भाव में उसे पुकारा। उसके शरीर में हरकत न हुई, केवल उसके होंठ हिले। प्रत्यक्षता वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैं जल्दी से उकड़ू होकर उसके समीप बैठ गया और मैंने अपने कान लगभग उसके होठों के साथ लगा दिए। मुझे सुनाई दिया, सब्बरवाल, ये धोखा। उसके बाद उसके प्राण निकल गए। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने घूम कर देखा। मार्था बाथरूम की चौखट के साथ लगी खड़ी थी और नेत्र फैलाए मुंह पाए मदन लाल की लाश को देख रही थी। तुम इसे जानती हो? मैंने पूछा। उसने सहमति से सिर हिला दिया। यह तस्वीर में कहाँ फिट होता है? उसने जवाब नहीं दिया। पता नहीं वह कुछ जानती नहीं थी या भय के अतिरेक से उसका मुंह नहीं खुल रहा था। मैंने मदन लाल की जेबों की तलाशी ली। जेब पतों की एक छोटी सी डायरी और एक पर्स के अलावा दिलचस्पी के काबिल और कोई चीज नहीं थी। मैंने पतों की डायरी बिना पढ़े अपनी जेब में डाल ली और पर्स खोला। उसमें दो चीजें दिलचस्पी के काबिल थी। उसमें एक तो स्टेट बैंक का पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच का ब्लैंक चेक था जिस पर किसी कैलाश सब्बरवाल के हस्ताक्षर थे। दूसरी चीज एक छोटा सा कागज था जिस पर टाइप द्वारा लिखा हुआ था, सही कीमत पर माल मिल सकता है, आज रात 11:30 बजे, N128 ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, पहली मंजिल, सामने का फ्लैट, कोई शरारत ना हो। नीचे किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन पता वह मेरे फ्लैट का था। मदन लाल को वहां बुलाकर कत्ल करने के लिए किसी ने बड़ी अच्छी जगह चुनी थी। प्रत्यक्षता कोई मुझे फंसाना चाहता था। मुकम्मल नहीं तो इतना जरूर फंसाना चाहता था कि मैं थोड़े अरसे के लिए पुलिस की गिरफ्त में आ जाऊं और कुछ करने धरने के काबिल न रहूं। मैंने इस लाश को यहाँ से बाहर निकालना है, मैं मार्था से बोला, और तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी है। नहीं, वह भयभीत स्वर में बोली। बकवास मत करो, मैं कठोर स्वर में बोला।
मैं इसे संभाल कर बाहर निकालता हूँ। तुम्हें मेरे आगे आगे चलना है। अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो कह देना कि यह नशे में है और हम इसे इसके घर छोड़ने जा रहे हैं। उसने बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से सहमति में सिर हिलाया। मैंने फ्लैट के दरवाजे की चाबी और कार की चाबियां उसे थमा दी। फिर मैंने लाश को संभाला और उसे सहारा देकर एक तरह से चलता हुआ आगे बढ़ा। मार्था ने दरवाजा खोला। मैंने लाश को पिछली सीट पर डाला और स्वयं मार्था के पास अगली सीट पर सवार हो गया। मैंने कार खाली सड़कों पर दौड़ा दी। कालका जी के चौक से चिराग रोड पर घूमा। आगे वायरलेस स्टेशन के पास एक विशाल चटियल मैदान था जो उस वक्त उजाड़ और अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैंने लाश वहां फेंक दी और वापस लौटा। अभी मैंने बाथरूम से खून साफ करना था और फ्लैट को व्यवस्थित करना था। फ्लैट पर वापस आकर मैंने मार्था को फ्लैट को व्यवस्थित करने पर लगाया और स्वयं बाथरूम में जाकर फर्श पर फैला खून साफ करने लगा। तभी फ्लैट की कॉल बेल बजी और साथ ही दरवाजे पर दस्तक पड़ी। मैं सन्नाटे में आ गया। कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। यादव। उत्तर में सब इंस्पेक्टर यादव की आवाज़ सुनाई दी। क्या है? दरवाज़ा खोलो। इस वक्त दरवाज़ा नहीं खोल सकता, दिन में आना। दरवाज़ा खोलते हो या मैं इसे तोड़कर अंदर घुसूं? मैं बाथरूम से बाहर निकला। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और मार्था के पास पहुंचा। मैंने उसके बाल बिखेर दिए और उसकी साड़ी को अस्त-व्यस्त कर दिया। यह क्या कर रहे हो? वह तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोली। शट अप, मैं फुफकारा। मैंने उसका मेकअप भी बिगाड़ दिया और उसे सोफे पर धकेल दिया। फिर मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सब इंस्पेक्टर यादव भीतर दाखिल हुआ। उसकी पहली निगाह फ्लैट में फिर गई। अंत में वह मार्था पर आ ठिठकी। मैं बड़े खिसियाए ढंग से यूं मुस्कुराया जैसे चोरी करता पकड़ा गया था। इस वक्त यहाँ कैसे टपक पड़ी यादव साहब? मैं शिकायत भरे स्वर में बोला। उसने घूर कर मुझे देखा और फिर कठोर स्वर में बोला, लाश कहाँ है? लाश? मैंने हैरानी जाहिर की। कैसी लाश? पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके किसी ने बताया है कि तुम्हारे फ्लैट पर मार कुटाई हो रही थी और वहाँ किसी का कत्ल हो गया था। मार कुटाई तो हो रही थी। मैं बड़े अश्लील भाव से मार्था की तरफ देखता हुआ बोला, लेकिन वैसी नहीं जैसी तुम सोच रहे हो। बको मत, साफ बताओ, यहाँ कोई कत्ल हुआ है? नहीं। वह सामने दरवाज़ा कैसा है? वह बाथरूम का दरवाज़ा है। वह उसकी तरफ बढ़ा। मैं उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। रास्ते से हटो, वह कठोर स्वर में बोला। वहाँ कुछ नहीं है। मैंने कब कहा वहाँ कुछ है? मैं अनिच्छापूर्ण ढंग से एक और हट गया। वह दरवाज़ा खोलकर बाथरूम में पहुंचा। फर्श पर से मैं काफ़ी खून साफ कर चुका था, लेकिन अभी भी खून के कुछ धब्बे चमक रहे थे। यह खून कैसा है? उसने पूछा। मुर्गी का, मैं बोला। क्या? यह मुर्गी का खून है। पिछली रात मैंने यहाँ एक मुर्गी मारी थी। वह बोला। उसने झुककर जमीन पर से एक चीज़ उठाई। और यह क्या है? मैंने देखा उसके हाथ में मदन लाल का पर्स था। वह पर्स मैंने वापस मदन लाल की जेब में डाला था, लेकिन लाश उठाते समय शायद वह जेब से निकलकर बाहर गिर गया था। यह मेरा पर्स है, मैं बोला। मैंने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने अपना पर्स वाला हाथ परे कर लिया। उसने पर्स को खोला और भीतर से एक ड्राइविंग लाइसेंस निकाला। वह कुछ क्षण उसे देखता रहा और बोला, इस पर किसी मदन लाल का नाम लिखा है। वह भी मेरा ही नाम है। मैं जल्दी से बोला, सुधीर कोहली उर्फ मदन लाल। मुझे घिसने की कोशिश कर रहे हो? नहीं। चलो। कहाँ? मेरे साथ। तुम्हारे साथ कहाँ? पुलिस स्टेशन। तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? हाँ। किस अपराध में? फिलहाल मैं तुम्हें संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर रहा हूँ। मुनासिब चार्ज तुम पर बाद में लगाया जाएगा। उसने आगे बढ़कर मेरी बाईं बांह थामी। मैंने दाएं हाथ का एक प्रचंड घूसा उसकी कनपट्टी पर जमा दिया। एक ही घूसे में वह धराशायी हो गया और उसकी आंखें उलट गई। नीचे गिरते समय उसकी खोपड़ी भड़ाक से पक्के फर्श के साथ टकराई और खोपड़ी से खून बहने लगा। मैं मार्था का नाम लेकर पुकारता हुआ बाथरूम से बाहर निकला। मार्था गायब थी। मुझे यादव के वहां आगमन पर बड़ी हैरानी थी। मारपीट की रिपोर्ट की जो कहानी वह कह रहा था वह सच नहीं हो सकती थी।
वह बात सच होती तो यादव यहाँ अकेला हरगिज ना आता। उसका वहाँ अकेला आना मुझे बहुत शक में डाल रहा था। किस फिराक में था वो? मैंने एक छोटे अटैची केस में अपने कुछ कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत का सामान भरा और फ्लैट से बाहर निकला। मैं अपनी कार में सवार ही वहां से रवाना हुआ ही था कि विपरीत दिशा से वहां एक पुलिस जीप पहुंची। मैंने फौरन कार की रफ्तार बढ़ा दी। पहाड़गंज के इलाके में एक साधारण सा होटल था जिसका मालिक मलकानी मेरा दोस्त था। मैं उसके होटल में पहुंचा। मैंने उसे समझाया कि मुझे एक कमरे की ज़रूरत थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वह रजिस्टर में मेरा नाम लिखे। बड़ी ही हुज्जत के बाद वह मान गया। वह मुझे होटल की पहली मंजिल पर स्थित एक कमरे में पहुंचा गया। उसके वहां से विदा होते ही सबसे पहले मैंने उषा के घर फ़ोन किया। तुरंत उत्तर मिला। प्रत्यक्षता वह जाग चुकी थी। सुधीर बोल रहा हूँ, मैंने बताया। सुधीर? वह व्यग्र भाव से बोली। कहाँ हो तुम? मैं तो सारी रात तुम्हारे फ्लैट पर फ़ोन कर रही थी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। मैं फ्लैट पर नहीं था। मैंने तुम्हें बताया तो था कि 1-2 दिन के लिए मैं कहीं जा रहा था। इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? इस वक्त तो अभी दिल्ली में ही हूँ मैं। कहाँ? मैंने उसे होटल का नाम, पता और अपना कमरा नंबर बता दिया। फ़ोन कैसे किया? वह बोली। सॉरी बोलने के लिए। आज रात हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं खुद शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार फ़ोन कर रही थी। सुधीर, हमें यूं हर वक्त बच्चों की तरह लड़ते रहना शोभा नहीं देता। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। गुड, तुम यहाँ आ जाओ ताकि हम अपने हमेशा वाले तरीके से। उसकी आवाज़ एकाएक बड़ी मादक हो उठी। सुलह कर लें? इस वक्त तो आना मुमकिन नहीं उषा। सोच लो, बाद में मैं तुम्हें बहुत उम्दा ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाऊंगी। सॉरी उषा, अभी मुझे काम है। सोच लो, बाद में ऑफ़र कैंसिल हो जाएगी। ब्रेकफास्ट की? या बाद में हर ऑफ़र कैंसिल हो जाएगी। सॉरी ऑल द सेम, लेकिन इस वक्त आना मुमकिन नहीं। मर्जी तुम्हारी, वह मायूस स्वर में बोली। सो लॉन्ग, मैं बोला और मैंने रिसीवर रख दिया। फिर मैं बिस्तर के हवाले हो गया। सूरज की तीखी धूप खिड़की के रास्ते आकर मेरे ऊपर पड़ने लगी तो मेरी नींद खुली। मैं उठा। मैंने शेव की, नित्य क्रम से निर्वित हुआ, स्नान किया और नया सूट पहन लिया। मैं सीढ़ियां उतरकर होटल के कंपाउंड में पहुंचा। कंपाउंड में से मेरी कार गायब थी। मैं मलकानी के पास पहुंचा। मेरी कार कहाँ गई? मैंने पूछा। उसे मैं नई दिल्ली स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कराया हूँ। क्यों? मैं हैरानी से बोला। क्योंकि पुलिस तुम्हारी तलाश में है। आज सुबह की खबरों में तुम्हारा खूब जिक्र था। सुधीर, वह शिकायत भरे स्वर में बोला। तुम्हें कम से कम सच तो बोलना चाहिए था मुझसे। कौन सा सच? कि पुलिस तुम्हारी तलाश में है। लेकिन यह बात तो मुझे अभी तुम्ही से मालूम हो रही है। उसके चेहरे पर विश्वास के भाव प्रकट न हुए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बड़ी संजीदगी से बोला। वह अनिश्चित सा मुझसे परे देखता रहा। पुलिस को क्यों तलाश है मेरी? मैंने पूछा। वो तुम पर कई चार्ज लगा रहे हैं। मसलन तुमने एक पुलिस अधिकारी पर आक्रमण किया, तुमने मदन लाल नाम के एक आदमी का अगवा किया और तुमने जूली नाम की एक कॉल गर्ल की हत्या की है। मलकानी, तुम्हें विश्वास है कि वह सब कुछ मैंने किया है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मुझ पर इतनी मेहरबानी करो कि यहाँ से बोरिया बिस्तर लपेट लो। मैं पुलिस के किसी झमेले में नहीं फंसना चाहता। मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाओ, यहाँ से फूटो। मलकानी, तुम मेरे यार हो, कम से कम तुम्हें तो मुझ पर विश्वास होना चाहिए। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन फूटो तो तुम फिर भी यहाँ से। अच्छा मेरे बाप। मैं अपने कमरे में पहुँचा, तभी फ़ोन की घंटी बजी। ऑपरेटर ने मुझे बताया कि मेरे लिए कॉल थी। फिर मेरे कान में उषा की आवाज़ पड़ी। सुधीर, वह व्यग्र भाव से बोली। तुम खैरियत से तो हो? हाँ। क्यों? मैंने खबरों में तुम्हारे बारे में सुना है। पुलिस बड़ी सरगर्मी से तुम्हारी तलाश कर रही है। अच्छा? हाँ, और तुम्हारी जानकारी के लिए उन्होंने तुम्हारे दफ्तर से एक शॉटगन बरामद की है। वे दावा कर रहे हैं कि उसी से जूली का कत्ल हुआ है। वे यह भी कह रहे हैं कि तुमने किसी मदन लाल का अगवा किया है। यह किस आधार पर कह रहे हैं वे? मदन लाल कल रात घर नहीं पहुंचा। पुलिस का कहना है कि कल घर से रवाना होने से पहले उसने अपनी बीवी को कहा था
कि अगर वह रात को घर वापस न लौटे तो समझ लेना कि उसे कुछ हो गया था और इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार समझा जाए। ओह, और आज सुबह तुम्हारा ऑफिस खोलने के लिए जब मैं वहां गई थी तो वहां एक टेलीफोन आया था जो मैंने सुना था। फोन पर कोई कह रहा था कि मैं तुम्हें कह दूं कि अगर तुम अपनी मौजूदा मुश्किलों से बचना चाहते थे तो सौदा कबूल कर लो। कैसा सौदा? मैंने पूछा था, लेकिन फोन करने वाले ने कहा था कि तुम्हें मालूम था कि किस सौदे की बात हो रही थी। और क्या कहा उसने? उसने तुम्हें ठीक 1:30 बजे टेलीफोन नंबर 628317 पर घंटी करने को कहा है। उसने कहा है कि उसने संपर्क स्थापित करने का यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। उसके बाद कोई बात नहीं होगी। ठीक है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। सेवा तो है, तो निसंकोच बोलो। मुझे कुछ रुपए चाहिए। कितने? 500 से काम चल जाएगा। और एक आध दिन के लिए एक कार चाहिए। तुम्हारी कार को क्या हुआ? उसे हुआ कुछ नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मैं पुलिस की पकड़ाई में आ सकता हूँ, इसलिए मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन तुम्हारी मर्जी क्या है? तुम करना क्या चाहते हो? तुम कार और पैसे लेकर आ रही हो? हाँ, फौरन। तो फिर मैं अपनी मर्जी तुम्हें तुम्हारे यहाँ आने पर बताऊंगा। ओके, और इस बात का ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा पीछा ना कर रहा हो। इतनी समझ मुझे है। फिर ठीक है। मैंने रिसीवर रख दिया। मैं एक कुर्सी पर ढेर हो गया। मैंने डनहिल का एक सिगरेट सुलगा लिया। मैं सोचने लगा, मोनिका जिस शख्स के भी अधिकार में थी वह निश्चय ही पैकेट वापस हासिल करने के लिए मरा जा रहा था। उसके चक्कर में 2 कत्ल हो चुके थे, इसलिए मेरा कत्ल करने से भी हिचकने वाला नहीं था। जब राकेश मेरी कार चला रहा था, उस वक्त कार पर गोली चलाई जाना भी इस बात का सबूत था। जिस किसी के भी अधिकार में मोनिका थी, वह मोनिका के बदले में पैकेट हासिल होने की पूरी उम्मीद कर रहा था। लेकिन इस मामले में दगाबाजी भी हो सकती थी। मुमकिन था कि मोनिका का कत्ल पहले किया जा चुका हो, या शायद वे लोग पैकेट हाथ में आते ही उसका कत्ल कर देने का इरादा रखते हों। उस सारे झमेले से मोनिका को जिंदा निकालना विकट समस्या थी। फिर मुझे जूली का ख्याल आया। अगर मोनिका सच बोल रही थी तो जूली के कत्ल के पीछे 3 वजह हो सकती थी। किसी ने उसे मोनिका समझकर उसका खून कर दिया था। मोनिका को उसके अपने अंजाम से डराने के लिए वार्निंग के तौर पर जूली का खून किया गया था। और या फिर जूली भी पैकेट के बारे में कुछ जानती थी। मैंने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया। और मदनलाल इस तस्वीर में कहाँ फिट होता था? क्या वह भी उस पैकेट की फिराक में लगे किसी और आदमी का प्रतिनिधि था? जवाहर सिंह की तरह रमेश मल्होत्रा का आदमी तो वह हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर उसका कत्ल न होता, खास तौर से जबकि अभी पैकेट भी उसके हाथ में नहीं आया था। फिर मुझे उसकी जेब से मिले चेक की याद आई। यह कैलाश सब्बरवाल कौन था? क्या मदनलाल इस कैलाश सब्बरवाल के लिए काम कर रहा था? क्या पैकेट की फिराक में 2 पार्टियां थी जो आपस में खून खराबे पर उतर आई थी? क्या मदनलाल का कत्ल उन लोगों ने किया था जिसके अधिकार में मोनिका थी? ऐसा उन्होंने मदनलाल के बॉस को हतोत्साहित करने के लिए किया हो सकता था। आधी दर्जन सिगरेट फूंक चुकने के बाद भी उस केस की कोई स्पष्ट तस्वीर मेरे मानस पटल पर न उभरी। मैंने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 1 बज चुका था। 1:30 बजे मैंने 628317 पर फोन करना था। तभी मुझे ख्याल आया, पहले कम से कम मैं यह तो पता करूं कि वह टेलीफोन कहाँ का था, क्योंकि मुझे ठीक 1:30 बजे फोन करने के लिए कहा गया था। इसलिए वह नंबर किसी पब्लिक टेलीफोन का भी हो सकता था। उस सूरत में मैं 1:30 बजे तक उस टेलीफोन पर पहुंचकर देख सकता था कि वहां घंटी बजने पर जवाब देने को तत्पर कौन मौजूद था। लेकिन इस कोशिश में मैं पुलिस द्वारा पकड़ा भी जा सकता था, और वह नंबर इतनी दूर का भी हो सकता था जहां की आधे घंटे में पहुंचना संभव न हो। मेरे पास कार भी तो न थी। फिर पहले मैंने यही जानने का फैसला किया कि वह नंबर लगा कहाँ हुआ था। मैंने फोन का रिसीवर उठाया। ऑपरेटर की लाइन पर आते ही मैंने उससे डायरेक्ट लाइन मांगी, जो कि उसने फौरन दे दी। मैंने वह नंबर डायल किया।
8-10 बार घंटी बज चुकने के बाद किसी ने फोन उठाया। हेलो, ज्योति रेस्टोरेंट। मैंने फोन बंद कर दिया। फिर मैंने डायरेक्टरी खोलकर उसमें ज्योति रेस्टोरेंट तलाश किया। ज्योति रेस्टोरेंट के नाम के आगे साउथ एक्सटेंशन का एक पता लिखा हुआ था। उसके आगे जो टेलीफोन नंबर लिखा था वह कोई और था। मैंने इंक्वायरी का नंबर डायल किया। उत्तर मिलने पर मैंने पूछा, साउथ एक्सटेंशन में स्थित ज्योति रेस्टोरेंट में एक पीसीओ लगा हुआ है, क्या आप मुझे उसका नंबर बता सकती हैं? होल्ड कीजिए, उत्तर मिला। 1 मिनट बाद उसने मुझे वही नंबर बता दिया जो मुझे उषा से मालूम हुआ था, यानी कि वह पब्लिक टेलीफोन ही था। अब मैं सोचने लगा कि कौन मेरी जगह ज्योति रेस्टोरेंट में जा सकता था। मुझे उषा का ही ख्याल आया। मैंने उसके ऑफिस में फ़ोन किया। मालूम हुआ वह वहाँ नहीं थी। शायद वह मेरे ही पास आने के लिए वहाँ से जा चुकी थी। फिर मुझे राकेश का ख्याल आया। मैंने उसके ऑफिस में फ़ोन किया। मैंने उसकी बुक शॉप पर किया। तब तक 1:15 हो चुका था। दूसरी ओर से फ़ोन उठाया गया। मेरे कानों में राकेश की आवाज़ पड़ी। राकेश, मैंने सावधानी से पूछा। हाँ, तुम जानते हो ना मैं कौन बोल रहा हूँ? हाँ, मेरा एक काम कर सकते हो? बोलिए। साउथ एक्सटेंशन तक जाना पड़ेगा। ठीक है, चला जाऊंगा। साउथ एक्सटेंशन के ज्योति रेस्टोरेंट में एक पब्लिक टेलीफोन लगा हुआ है जिसका नंबर 628317 है। ठीक 1:30 बजे इस टेलीफोन की घंटी बजेगी। वहाँ रेस्टोरेंट में कोई आदमी घंटी बजने के इंतजार में बैठा होगा। 1:30 बजे जो भी आदमी उठकर टेलीफोन सुने, तुमने उसको अच्छी तरह पहचान लेना है और उसके पीछे लग जाना है। उसके घर का पता मालूम करने के लिए, वह उत्तेजित स्वर में बोला। ऐसी बातों में उसकी दिलचस्पी थी। वह उसके लिए बड़ी रोमांचक खुशी की बात थी कि उसे जासूसी का कोई ऐसा काम करने का मौका मिल रहा था। घर का या ऑफिस का या कहीं का भी पता मालूम करने के लिए। कर सकोगे ये काम? क्यों नहीं कर सकूंगा, मैं अभी जाता हूँ। थैंक यू। लेकिन अगर मैं 1:30 बजे तक वहाँ पहुँच ना पाया तो ज्योति रेस्टोरेंट मेरा देखा हुआ नहीं है। अभी मुझे वहाँ जाकर उसे तलाश भी करना होगा। तुम पहुँच जाओगे। 1 आध मिनट की देर तुम्हें हो भी गई तो उसका इंतजाम मेरे पास है। आपके पास है? हाँ, वह कॉल असल में मैंने ही करनी है। मैं जानबूझकर वार्तालाप को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया। ठीक 1:30 बजे मैंने नंबर डायल किया। घंटी अभी एक बार ही बजी थी कि किसी ने दूसरी ओर से रिसीवर उठा लिया। मुझे एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। इतनी जल्दी टेलीफोन उठाए जाने का यही एक मतलब हो सकता था कि वह टेलीफोन के सिरहाने ही खड़ी थी। उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। ज़रूर उसने माउथ पीस पर रुमाल रखा हुआ था ताकि आवाज़ में थोड़ी विकृति पैदा हो जाए। किसकी आवाज़ थी वो? आवाज़ मुझे कुछ कुछ मार्था जोन्स लगी, लेकिन गारंटी के साथ कुछ कहना संभव नहीं था। सौदे के लिए तैयार हो? मुझसे पूछा गया। सौदा हो सकता है, मैं सावधानी से बोला। तुम टाल मटोल की स्थिति में नहीं हो। तुम्हें वही करना होगा जो हम तुम्हें करने के लिए कहेंगे। वहम है तुम्हारा, मेरे पत्ते भारी हैं। कौन कहता है? वो कहता है जिसके पास पैकेट है। हमारे पास लड़की है। लड़की मेरी क्या लगती है? मेरी तरफ से तुम उसकी चटनी बना दो। हम तो समझते थे कि लड़की की जान की सलामती में तुम्हारी बड़ी दिलचस्पी होगी। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम किसी सौदेबाजी की स्थिति में हो ही नहीं। करेक्ट। फिर मैं फ़ोन बंद करती हूँ। रुको रुको, मैं हड़बड़ाकर बोला। बोलो। लड़की के साथ 50,000 रुपये भी दो तो पैकेट तुम्हें मिल सकता है। नहीं, तुम्हारी कोई शर्त हमें मंजूर नहीं। जल्दी फैसला करो। लड़की के बदले में पैकेट देते हो? लड़की और 50,000 रुपयों के बदले में? नहीं। मुझे ये कैसे मालूम हो कि लड़की सुरक्षित है? लड़की एकदम सुरक्षित है, लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूं? हमारी बात पर विश्वास करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं सौदे से पहले उसे अपनी आंखों से सही सलामत देख लेना चाहता हूँ। तुम खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो। सौदा करने की नीयत नहीं मालूम होती। अगर बाद में मेरी नीयत बन जाए तो दोबारा मैं तुमसे कहाँ संपर्क स्थापित कर सकता हूँ? क्या इसी टेलीफोन पर?
हमसे संपर्क स्थापित करने का यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मैंने एक बार टेलीफोन रख दिया तो समझ लेना कि किस्सा खत्म हो गया। मैं खामोश रहा और मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगी। मैं 3 तक गिनूंगी और टेलीफोन रख दूंगी। मुझे वह सच बोलती लगी। अब उसे और लटकाना संभव नहीं था। आखिरी बात, मैं बोला, लड़की और 20,000 रुपये। यह भी मंजूर न हो तो बेशक टेलीफोन रख दो। ठीक है, अब गौर से सुनो मेरी बात। मुझे कोई बात दोहरानी ना पड़े। तुमने तुगलकाबाद देखा है? मैंने तुगलकाबाद देखा हुआ था। फिर भी उसे और ज़्यादा लटकाने की खातिर मैं तनिक संदिग्ध स्वर में बोला, यह उस सड़क पर है ना जो मेहरौली से बदरपुर जाती है? हाँ, देखा है। आज रात ठीक 12 बजे तुम तुगलकाबाद के खंडरों के सामने पहुंचकर सड़क पर अपनी कार खड़ी कर देना और जब तक हम तुमसे संपर्क स्थापित न करें वहीं ठहरे रहना। लेकिन इतनी रात गई उस उजाड़ सड़क पर अगर मुझे किसी ने लूट लिया तो? उत्तर में मुझे केवल करंट की साएं साएं सुनाई दी। संबंध विच्छेद हो चुका था। मैंने रिसीवर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उषा को फ़ोन किया। मालूम हुआ कि उषा दफ्तर में नहीं थी। मैं हर 15 मिनट पर उसे फ़ोन करता रहा। अंत में 2:30 बजे मेरी उससे बात हुई। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तनिक गुस्से से पूछा। तुम्हारे ही काम करने गई थी, वह बोली। बैंक से रुपए निकलवाने गई थी और तुम्हारे लिए कार का इंतजाम करने गई थी। ओह, मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया। बोलो, क्या बात थी? एक आध काम और था, मैं संकोचपूर्ण स्वर में बोला। बताओ। कैलाश सब्बरवाल नाम के आदमी के बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश करो। मैं उसके बारे में केवल इतना जानता हूँ कि स्टेट बैंक की पार्लियामेंट ब्रांच में उसका अकाउंट है और वह किसी न किसी रूप में मदन लाल से संबंधित था। हो सकता है मदन लाल ने कभी अपनी बीवी से कैलाश सब्बरवाल का जिक्र किया हो। मदन लाल के घर का पता मालूम है? मैंने उसे पंडारा रोड का पता बता दिया। और कल 3 बजे के करीब मोनिका अपने गेस्ट हाउस में आती देखी गई थी। मालूम करो कि उसे किसने देखा था और उसने और क्या देखा था। तुम अपने आप को प्रेस रिपोर्टर बताकर गेस्ट हाउस से पूछताछ कर सकती हो। मेरे ख्याल से पुलिस को वहां से काफ़ी कुछ मालूम हुआ है, लेकिन वे इस बारे में खामोश हैं। ठीक है, मैं मालूम करने की कोशिश करूंगी कि पुलिस को क्या मालूम हुआ है। थैंक यू। और बस, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे इतने एहसानों का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा। वह कथा छोड़ो, यह बताओ मुलाकात कब होगी? जब तुम कार और पैसे लेकर मेरे पास आओगी। पहले कौन सा काम करूं? पहले तुम वही करो जो मैंने अब बताया है। कार और पैसे मुझे अंधेरा होने से पहले नहीं चाहिए। ओके। संबंध विच्छेद हो गया। मैंने रिसीवर रख दिया और वेटर को बुलाकर खाना मंगाया। खाने के स्थान पर मलकानी पहुंचा। तुम तो जाने वाले थे, वह शिकायत भरे स्वर में बोला। चला जाऊंगा मेरे बाप। मैं बोला, जरा अंधेरा तो होने दो। नहीं, अभी जाओ। मलकानी, मैं चेतावनी भरे स्वर में बोला, अगर मैं तुम्हारे होटल से निकलता देख लिया गया और मैं गिरफ्तार हो गया तो तुम्हारी ऐसी तैसी फिर जाएगी। अगर तुम न गए तो ऐसी तैसी तो मेरी फिर भी फिरेगी। तब संभावना कम है। तुम्हारे रजिस्टर में मेरा नाम नहीं है। कोई यहाँ पूछने आ भी गया तो क्या वह तुम्हारे होटल का एक एक कमरा झांकने आएगा? तुमने तो मुझे बखेड़े में डाल दिया। यह मामूली बखेड़ा है, मैं लापरवाही से बोला, और इससे कहीं ज्यादा बड़े बखेड़ों की तुम्हें आदत है। क्या मतलब? वह नेत्र सिकोड़कर बोला। तुम यहाँ चरस और अफीम की स्मगलिंग करने वाले हिप्पियों को ठहरा सकते हो, गोरी चमड़ी वाली रंडियों को पनाह दे सकते हो, तो मुझे, अपने एक अजीज दोस्त को थोड़ी देर के लिए यहाँ नहीं रख सकते? सुधीर, वह आहत भाव से बोला, तुम गलत समझ रही हो। यह एक इज्जतदार होटल है। मुझे मालूम है यह कितना इज्जतदार होटल है। पहाड़गंज का कौन सा होटल है जो इज्जतदार नहीं है? शाम तक तो चले जाओगे ना? वह बदले स्वर में बोला। चला जाऊंगा, और यह भूलो मत कि तुम्हारे ही भले के लिए मैं अंधेरा होने तक यहाँ ठहरना चाहता हूँ। शुक्रिया, अब जल्दी से खाना भिजवाओ। वह सहमति में सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर में खाना पहुंच गया। मैंने पेट भरकर खाना खाया। फिर मैंने एक नया सिगरेट सुलगाया और उसके लंबे लंबे कश लगाता हुआ सोचने लगा।
मोनिका के पैकेट में आखिर था क्या? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वहां से 2 कदम पर था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी ब्रीफकेस वहां से ले आऊं और पैकेट खोल कर देखूं कि उसमें क्या था। लेकिन अभी दिन दहाड़े होटल से बाहर निकलना मेरे लिए वाकई खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए मैंने वह ख्याल छोड़ दिया। फिर मुझे अपनी जेब में पड़ी मदन लाल की पतों वाली डायरी का ख्याल आया। मैंने जेब से वह छोटी सी डायरी निकाली। मैं बड़ी गौर से उसे पढ़ने लगा। डायरी में कई स्त्रियों और पुरुषों के नाम, पते और टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे। इनमें से कई नामों के नीचे लाल लकीर खींची हुई थी। शायद वे लोग मदन लाल के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उन तमाम नामों में 4 नाम ऐसे थे जो मैंने पहले भी सुने हुए थे। हवेली राम, गल्ले का व्यापारी और मशहूर काला पजारिया। त्रिलोचन सिंह, न्यू पंजाब कॉटन मिल्स का मालिक। अहमद खान, मशहूर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर। जनार्दन गुप्ता, प्रसिद्ध राजनीतिक नेता। इन चारों के नीचे लाल लकीर खींची हुई थी और कम से कम एक बात ऐसी थी जो इन चारों में थी। चारों पैसे वाले आदमी थे और समाज के आधार स्तंभ थे। उनके अलावा एक 5वां नाम और था जो मेरा पहचाना हुआ था और जिसके नीचे लाल लकीर खींची हुई थी। कैलाश सब्बरवाल। पैसे वाला आदमी तो निश्चय ही वह भी था। आखिर इसने मदन लाल को एक ब्लैंक चेक दिया था और मदन लाल उसमें कोई भी बड़ी से बड़ी रकम भर सकता था। मेरे दिल से अपने आप आवाज उठने लगी कि वह कोई ब्लैकमेल का चक्कर था। क्या मदन लाल ब्लैकमेलर था? मदन लाल के संदर्भ में मुझे एक बात याद आई। अभी तक केवल 3 जनों को, मुझे, मार्था जोन्स को और हत्यारे को मालूम थी कि मदन लाल का कत्ल हो चुका था। हम तीनों के अलावा अभी तक किसी ने लाश नहीं देखी थी। सब इंस्पेक्टर यादव को या मदन लाल की बीवी को मदन लाल के अहित की आशंका हो सकती थी, लेकिन वे दावा नहीं कर सकते थे कि मदन लाल मर चुका था। 4 बजे के करीब मैंने राकेश की बुक शॉप पर फोन किया। वह वहां नहीं था। ज्योति रेस्टोरेंट में फोन सुनने वाले का पीछा करने के चक्कर में वह कहीं लंबा निकल गया मालूम होता था। मैंने उषा के ऑफिस में फोन किया। उषा ऑफिस में तो थी, लेकिन लगता था कि वहां कोई ऐसा और भी था जिसके सामने वह मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। शायद पुलिस। आपका केस तैयार है वर्मा जी, वह बोली। मैं 5 बजे फाइल लेकर आपके पास आऊंगी। यानी कि कार और पैसे लेकर? मैं धीरे से बोला। जी हाँ, वही फाइल। अगर नीचे बुक शॉप पर तुम्हें राकेश दिखाई दे तो मेरी टेलीफोन पर उससे बात करा देना। ठीक है, नमस्ते। संबंध विच्छेद हो गया। मैंने भी रिसीवर रख दिया। मैंने कोट उतारकर कुर्सी की पीठ पर टांग दिया और पलंग पर लेटकर ऊँघने लगा। फिर मुझे नींद आ गई। दरवाजे पर पड़ती दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं जागा। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। उषा आ गई थी। वह बड़ी परेशान हाल सूरत बनाए भीतर दाखिल हुई। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। बेचारी मेरी वजह से ही तो परेशान हो रही थी। मैंने दरवाजे को भीतर से बंद किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने ऐतराज नहीं किया, लेकिन साथ ही मुझे ऐसा भी लगा कि मेरे आलिंगन में उषा नागपाल नहीं, संगमरमर का सर्द खंबा था। मेरी आंखों में शिकायत का भाव आया। वह भाव उसने भी देखा। फिर एकाएक पत्थर पिघला। उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन के गिर्द लपेट दी और मेरा सिर नीचे को खींचकर उसने मेरे होठों पर एक लंबा लुभावना चुंबन जड़ दिया। मैंने भी कसकर उसे अपने साथ लिपटा लिया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे जबरन अपने से परे धकेला। फिर वह एक कुर्सी पर बैठ गई। मैं उसके सामने पलंग पर बैठ गया। उसने अपना हैंडबैग खोला। सबसे पहले उसने अपना मेकअप दुरुस्त किया। मैंने भी रुमाल से अपना चेहरा पोंछा। बाद में मैंने रुमाल पर निगाह डाली तो मुझे उस पर लिपस्टिक के दाग दिखाई दिए। फिर उषा ने बैग में से 100 के नोट और एक चाबियों का गुच्छा निकाला और दोनों चीज़ें मुझे सौंपती हुई बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब खुद ही देख लो कि यह कितना फसादी काम साबित हो रहा है। अब तो ओखरी में सिर दे दिया है। मैं जबरन मुस्कुराता हुआ बोला, अब मूसल पड़ने से क्या डरना? लेकिन मूसल पड़ने से पहले तुम ओखरी से सिर निकालने की कोशिश भी तो कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा। यह बात तुम सिर्फ मुझे बहलाने के लिए कह रहे हो।
हकीकतन तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। है तो वह पैकेट मुझे दो ताकि मैं उसे आग लगाकर कहानी खत्म करूं। तुम्हें कैलाश सब्बरवाल के बारे में कुछ मालूम हुआ? टाल दी ना बात, मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे इतना ही मालूम हुआ है कि वह कोई बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसका बिजनेस है क्या वह मुझे मालूम नहीं हो सका। और मदन लाल से उसका क्या रिश्ता है, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ है। ओह, तुम मोनिका के गेस्ट हाउस गई थी? गई थी, लेकिन हत्ते कुछ नहीं लगा। जब मैं फोन पर तुमसे बात कर रहा था उस वक्त क्या वहां पुलिस मौजूद थी? हाँ। कौन आया था? सब इंस्पेक्टर यादव? नहीं, कोई और। वह तो सुना है अस्पताल में है। अस्पताल में? हाँ, उसका सिर फट गया है। ओह, जरूर बाथरूम के पक्के फर्श पर उसका सिर बहुत जोर से टकराया था और वह बुरी तरह फट गया था। अब पैकेट के बारे में क्या कहते हो? वह बोली। इधर आओ, बताता हूँ। वह उठकर मेरे समीप आई। मैंने उसे दबोच लिया और उसे लिए पलंग पर लेट गया। उसने ऐतराज नहीं किया, वह भी लता की तरह मुझसे लिपट गई। उसने फिर मुझसे पैकेट की मांग की। इस बार उसने मुझसे यूं पैकेट मांगा जैसे कोई कॉल गर्ल अपनी सेवाओं की फीस मांग रही हो। मैंने अपना गुस्सा जाहिर किया तो वह रोने लगी। यह एक कमजोरी मुझ में है, मुझसे औरत के आंसू देखे नहीं जाते। उस नाजुक घड़ी में मैं उसे पैकेट के बारे में बता नहीं लगा था कि एकाएक उसने रोना बंद कर दिया। मैं भी खामोश हो गया। उसने कहा कि मैं उसे घर तक छोड़ाऊं। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मैंने अपना अटैची केस संभाला और उसके साथ बाहर निकला। मैंने मलकानी को बिल चुकाने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह तो इसी बात से बहुत खुश था कि मैं वहां से दफा हो रहा था। उसने मुझे फिर याद दिलाया कि मेरी कार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी थी। उषा मेरे लिए एक 2 रंगी एम्बेसडर लाई थी। हम दोनों चुपचाप उसमें सवार हुए। मैंने कार सड़क पर दौड़ा दी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने से होता हुआ मैं कनॉट प्लेस पहुंचा और फिर आगे करजन रोड पर मुड़ गया। करजन रोड और फिरोज शाह रोड के चौराहे से गुजरते समय मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा था। मेरा दिमाग उषा के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में सोचने में न लगा होता तो यह बात मुझे पहले मालूम हो जाती। मेरे पीछे हरे रंग की एक पुरानी सी स्टैंडर्ड लगी हुई थी। तब तक अंधेरा हो चुका था और स्ट्रीट लाइट जल चुकी थी। रियर व्यू मिरर में से मुझे स्टैंडर्ड के स्टीयरिंग के पीछे बैठे आदमी का अक्स ही दिखाई दे रहा था। उसकी सूरत का मुझे कतई अंदाजा नहीं हो रहा था। जितने इत्मीनान से स्टैंडर्ड मेरे पीछे लगी हुई थी, उससे लगता था कि या तो पीछा करने वाला बहुत तजुर्बेकार था और या उसे मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा था। मैं उसे डॉज देने की कोशिश करता तो वह मुझसे पहले मेरे गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता। मैं इंडिया गेट, जाकिर हुसैन मार्ग, डिफेंस कॉलोनी और कैलाश कॉलोनी से गुजरता हुआ कालकाजी पहुंचा। उषा को मैंने मेन रोड पर ही उतार दिया और आगे बढ़ा। हरी स्टैंडर्ड अभी भी मेरे पीछे थी। मैंने उसे थोड़ा छकाने का फैसला किया। मैंने कार को यू टर्न दिया और वापस रिंग रोड पहुंचा। वहां से मैंने कार बाएं मोड़ी और उसे पूरी रफ्तार से आगे भगाया। हरी स्टैंडर्ड की रफ्तार भी तेज हो गई थी। मैं धौला कुआं पहुंच गया, लेकिन महज तेज रफ्तार से ही मेरा उससे पीछा नहीं छूट पाया। धौला कुआं चौक से मैंने कार को दाएं घुमाया और उसे ऊपर रिंग रोड पर चढ़ा दिया। स्टैंडर्ड भी मेरे पीछे घूमी। बुद्धा जयंती पार्क से गुजरने के बाद मैंने कार को एकाएक पूरी शक्ति से बाईं तरफ एक अपेक्षाकृत पतली सड़क पर घुमाया। उस वक्त स्टैंडर्ड मुझसे कोई 100 गज पीछे थी। मैंने कार को नई सड़क पर थोड़ा आगे ले जाकर रोक दिया और उसे रिवर्स गियर में डाला। वह सड़क एकदम उजाड़ थी। मेरी निगाह रियर व्यू मिरर पर टिकी हुई थी। हरी स्टैंडर्ड बड़ी तेजी से मोड़ काटकर उस सड़क पर दाखिल हुई। मैंने क्लच छोड़ा और पूरी शक्ति से एक्सीलेटर का पैडल दबाया। मेरी कार तूफानी रफ्तार से सड़क पर उल्टी दौड़ी। स्टैंडर्ड वाले के लिए मेरी वह हरकत बड़ी अप्रत्याशित थी। तब तक उसकी गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी थी और मेरी कार रिवर्स में भागती हुई उसको टक्कर मारने के लिए शैतानी रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। ऐसे उसने वही किया जो कि मुझे पता था वह करेगा। अपनी कार को टक्कर से बचाने के लिए उसने कार को दाईं तरफ काटा।
मैंने भी अपनी कार को दाईं तरफ झोल दे दी। घबराकर उसने कार को और दाएं मोड़ लिया। उसकी कार सड़क के नीचे उतर गई और फिर उसके काबू से बाहर होकर एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर लगने पर एक क्षण को तो ऐसे लगा जैसे कार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर कार के अगले पहिए पेड़ से अलग होकर हवा में उठे। कार उल्टी और एक कलाबाजी खाकर धड़ाम की एक भीषण आवाज के साथ सड़क के नीचे एक खड्ड में जाकर गिरी। फिर एकाएक वातावरण में मरघट का सा सन्नाटा छा गया। तब तक मैंने कार रोक दी थी। कितनी ही देर में कार में ही रहा। एक्सीडेंट की आवाज की प्रतिक्रिया स्वरूप जब मेन रोड से कोई गाड़ी उधर न घूमी तो मैं कार से बाहर निकला। मैं आगे बढ़ा और सड़क के किनारे वहां पहुंचा जहां नीचे खड्डे में स्टैंडर्ड गिरी पड़ी थी। स्टैंडर्ड गिरने के बाद सीधी हो गई थी और अब बड़ी पिचकी सी हालत में स्थिर खड़ी थी। मैं बड़ी सावधानी से खड्डे में उतरा। स्टैंडर्ड के समीप पहुंचकर मैंने उसका अगला दरवाजा खोला। स्टैंडर्ड का ड्राइवर एक बड़ी असंभव सी मुद्रा में स्टीयरिंग के पीछे पड़ा था। स्टीयरिंग ने उसकी छाती का पिंजरा तोड़ दिया था और वह निश्चय ही मर चुका था। मैंने जेब से अपना सिगरेट लाइटर निकालकर जलाया और उसकी रोशनी ड्राइवर के चेहरे पर डाली। वह जवाहर सिंह था। मैं वापस घूमा। कार के पहलू से होता हुआ मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक्सीडेंट में कार की डिक्की का ढकना मुड़कर ऊपर उठ गया था और भीतर से एक पाँव बाहर छलक रहा था। मैं कार के पृष्ठभाग में पहुंचा। मैंने डिक्की का ढकना पूरा ऊपर उठाया और लाइटर फिर जलाया। मैंने उसकी रोशनी भीतर डाली। भीतर निगाह पड़ते ही मैं सन्नाटे में आ गया। भीतर राकेश की लाश पड़ी थी। क्रोध और बेबसी से मेरी आंखें जल उठी। मेरा जी चाहने लगा कि काश उस वक्त राकेश का हत्यारा मेरे सामने होता और मैं भी उतनी ही बेरहमी से उसे शूट कर सकता जितनी बेरहमी से राकेश को शूट किया गया था। मेरी आंखों के सामने राकेश की विधवा माँ की सूरत घूम गई। राकेश बेचारी माँ का एक ही बेटा था। बहुत जुल्म हो गया था। राकेश की जान निश्चय ही मेरी वजह से गई थी। मेरा मन पश्चाताप से भर गया। मैं मन ही मन उस नामुराद घड़ी को कोसने लगा जब मैंने मोनिका का पैकेट अपने पास रखना कबूल किया था। शायद उषा ठीक ही जिद कर रही थी कि सारे फसादों की जड़ वह पैकेट मुझे उसे सौंप देना चाहिए था ताकि वह उसे नष्ट कर देती। उस क्षण न मेरे लिए वह पैकेट महत्वपूर्ण था और न उसकी मालकिन की सलामती। उस वक्त एक ही बात महत्वपूर्ण थी मेरे लिए और वह यह थी कि मैंने हर हालत में राकेश के हत्यारे को तलाश करना था। मैंने उसकी मौत का बदला लेना था। फिर कुछ सोचकर मैं वापस जवाहर सिंह के पास पहुंचा। मैंने बड़ी बारीकी से उसकी तलाशी ली। मेरे हाथ कोई करामात चीज न लगी सिवाय उसकी रिवॉल्वर के जो मैंने अपने अधिकार में कर ली। मैं अपनी कार में सवार हुआ और वापस लौटा। अपने फ्लैट पर मैं उस वक्त जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने उषा के घर जाने का फैसला किया। वह घर पर नहीं थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। अभी मैं उसे वहां छोड़कर गया था और अभी वह वहां से गायब हो गई थी। मैंने महसूस किया था कि 10 में से 9 बार ऐसा होता था कि जब मुझे उषा की ज़रूरत होती थी वह मुझे नहीं मिलती थी। ऐसी शिकायत मैं उससे एक बार पहले भी कर चुका था। तब उसने इतना ज़रूर किया था कि अपने घर की एक चाबी मुझे भी दे दी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और भीतर दाखिल हो गया। मैंने उसकी किचन में जाकर वह कैबिनेट खोली जिसमें मैं अपनी विस्की की बोतल रखता था। यह देखकर मैं खींच उठा कि उसमें मुश्किल से एक पैक विस्की थी। मैंने सारी विस्की गिलास में डाली, सिंक का नल खोलकर उसमें पानी मिलाया और उसे पी गया। अब मेरे सामने एक बड़ी विकट समस्या थी। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे राकेश की माँ को राकेश के बारे में खबर करनी चाहिए थी, लेकिन फिर मेरे लिए यह जवाब देना मुश्किल हो सकता था कि मैं कैसे जानता था कि वह मर चुका था। फिर राकेश की लाश के साथ साथ जवाहर सिंह की लाश भी बरामद होती और मुझे इस बात की सफाई भी देनी पड़ती कि वह एक्सीडेंट कैसे हुआ था। मैंने फिलहाल उस बारे में खामोश ही रहने का फैसला किया। फिर मैंने मदन लाल की पत्तों वाली डायरी निकाली। उसमें कैलाश सब्बरवाल के 2 नंबर दर्ज थे। मैंने 1 नंबर पर डायल किया। सब्बरवाल इंटरप्राइजेस। उत्तर में कोई बोला। मिस्टर कैलाश सब्बरवाल हैं? मैंने पूछा।
वे तो कब के जा चुके हैं साहब, ऑफिस तो बंद हो चुका है। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया और दूसरा नंबर डायल किया। कितनी ही देर घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन न उठाया। तंग आकर मैं संबंध विच्छेद करने ही लगा था कि किसी ने दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया। सब्रवाल साहब हैं? मैंने पूछा। आप कौन बोल रहे हैं? जवाब में मुझसे पूछा गया। मदन लाल। कहाँ से? पंडारा रोड से। होल्ड कीजिए। मैं रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक नई आवाज़ मेरे कान में पड़ी। हेलो, तुम सब्रवाल बोल रहे हो? मैंने पूछा। हाँ। तुम तो मदन लाल नहीं हो? ठीक पहचाना। कौन हो तुम? केसी। केसी कौन? काला चोट। इस बेहूदगी का मतलब? इस बेहूदगी में तुम्हारा ही फायदा है। कैसा फायदा? मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसके तुम तलबगार हो। क्या मतलब? और जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो, नहीं तो टेलीफोन बंद करता हूँ। मोनिका का पैकेट मेरे पास है। अच्छा, बोलो, कितनी कीमत लगाते हो उस पैकेट की? मैं ऐसा धंधा नहीं करता। तुमने मदन लाल का नाम लिया था, इसलिए लगता है तुम उसे जानते हो। मदन लाल मेरा आदमी है। इस मामले में तुम उससे बात कर सकते हो। वह जो सौदा तुमसे करेगा मुझे मंजूर होगा। अब वह कोई सौदा करने की स्थिति में नहीं है। वह मर चुका है। मर चुका है? हाँ। क्या तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। चलो, ऐसे ही सही। पैकेट वाकई तुम्हारे पास है? मुझे मालूम है कि वो पैकेट कहाँ है। हकीकत यह है कि सिर्फ मुझे ही मालूम है कि वह पैकेट कहाँ है। कितनी कीमत चाहते हो तुम उसकी? मैं एक क्षण खामोश रहा और फिर हिम्मत करके बोला, 1 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन माल के सही होने की गारंटी होनी चाहिए। माल एकदम चौकस होगा। जरा होल्ड करो। मैंने संबंध विच्छेद कर दिया। कैसी आसानी से सब्बरवाल उस पैकेट के 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया था, मैंने सोचा। मैंने फौरन यह मालूम करने का फैसला किया कि उस पैकेट में क्या था। मैंने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। 8:30 बजे थे। मेरी आधी रात वाली अपॉइंटमेंट में अभी बहुत वक्त था। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। मैंने अमानती सामान घर से रसीद के बदले में अपना ब्रीफकेस हासिल किया। मैं पार्किंग में खड़ी अपनी 2 रंगी एम्बेसडर की ओर बढ़ा। मैंने चाबी लगाकर एम्बेसडर का ताला खोला। मैं दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल होने ही वाला था कि एकाएक किसी ने मेरी पीठ पर दस्तक दी। मैं घूमा। मेरे पीछे नीला सूट पहने एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी सूरत से साफ लग रहा था कि वह कोई घिसा हुआ पुलिसिया था। उसने मेरे ब्रीफकेस की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने अपना ब्रीफकेस वाला हाथ फौरन पीछे खींच लिया और दूसरे हाथ का एक प्रचंड घूसा उसके पेट में जमाया। वह दोहरा हो गया। मैंने नीचे से अपना घुटना ऊंचा किया जो उसकी ठोडी से टकराया। वह फौरन रेत से बोरे की तरह जमीन पर ढेर हो गया। दूर खड़ा पार्किंग अटेंडेंट मेरी तरफ लपका। शायद उसने कुछ देख लिया था। मैं फुर्ती से कार में सवार हुआ और फौरन वहां से निकल भागा। मैं तेजी से कार चलाता हुआ इंडिया गेट पहुंचा। वहां मैंने कार रोकी। सारे रास्ते मैं बहुत सावधान रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि किसी ने मेरा पीछा नहीं किया था। मैंने ब्रीफकेस में से पैकेट निकाला। ब्रीफकेस को मैंने कार की पिछली सीट पर डाल दिया और पैकेट को अपने कोट की भीतरी जेब में रख लिया। मैं वापस कालकाजी पहुंचा। उषा अभी भी अपने घर नहीं लौटी थी। दरवाजे का ताला खोलकर मैं भीतर दाखिल हुआ। अपने पीछे मैंने दरवाजे को बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। फिर मैं ड्राइंग रूम में जा बैठा और मैंने बड़ी सावधानी से वह फसादी पैकेट खोला। भीतर से एक छोटा गत्ते का पैकेट बरामद हुआ। मैंने उसका ढक्कन उठाया। भीतर कई बंद लिफाफे मौजूद थे। हर लिफाफे पर एक नाम लिखा हुआ था। उसके नीचे एक नंबर, एक तारीख और एक या एक से अधिक लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। मैंने एक लिफाफा खोला। भीतर कुछ नेगेटिव थे। मैंने एक नेगेटिव को रोशनी की तरफ करके देखा तो सारी कहानी मेरी समझ में आने लगी। मेरा पहला अनुमान सही था। ब्लैकमेल। वे नेगेटिव रति क्रियाओं में रत स्त्री पुरुषों के थे। प्रत्यक्षता उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी तस्वीरें खींची जा रही थी। वैसी तस्वीरें अपनी जानकारी में तो कोई खिंचवा ही नहीं सकता। लिफाफों पर लिखे नाम मैंने दोबारा पढ़े। उनमें अधिकतर वही नाम थे जो मदन लाल की पतों वाली डायरी में भी दर्ज थे। वे नेगेटिव
लाखों करोड़ों रुपयों की ब्लैकमेल का सामान थे। जिन लोगों की काली करतूतों की दस्तावेज वे नेगेटिव थे, वे लोग उन्हें वापस हासिल करने के लिए तन का आखिरी कपड़ा तक ब्लैकमेलर के हवाले कर सकते थे। कौन अपनी काम और वासना से भरपूर जिंदगी को दुनिया के सामने नुमाया होने देना गवारा कर सकता था? ऐसी जिल्लत और रुसवाई का सामना करने से पहले तो वे लोग आत्महत्या कर सकते थे। ब्लैकमेल के मामले में वे कटने के लिए तैयार पकड़े थे। अगर कैलाश सब्बरवाल उस पैकेट के बदले में मुझे लाख देने के लिए फौरन तैयार हो गया था, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। 1 लाख रुपया तो उसमें मौजूद लिफाफों में से एक लिफाफे की कीमत भी कम थी, और उस गंदगी के ढेर की खातिर 3 जानें जा चुकी थी, या शायद 4। क्या पता मोनिका भी जिंदा थी या नहीं। मोनिका ने मालामाल होने की आखिरी कोशिश तो बड़ी माकूल की थी। वह डिब्बा जिसके भी अधिकार में होता वही मालामाल हो सकता था। मेरी आंखों के सामने मोनिका का खूबसूरत चेहरा घूम गया। क्या वह जानती थी कि मालामाल होने की आखिरी कोशिश में उसने कितने खतरनाक भेड़ियों से बैर मोल ले लिया था? वे लोग उसकी टिक्का बोटी एक एक कर सकते थे, या शायद कर ही चुके थे। मैं सोचने लगा, अगर मोनिका अभी जिंदा हो तो क्या मुझे उसको बचाना चाहिए? वह एक कॉल गर्ल थी, और वह पैकेट उसने निश्चय ही किसी को धोखा देकर हथियाया था। क्या वह रकम की हकदार थी? मेरे दिल से पुकार उठने लगी कि अगर वह अभी जिंदा थी तो उसकी रिहाई के लिए मुझे कुछ करना चाहिए था। अगर वह बुरी थी, मैंने अपने आप को समझाया, तो जिन लोगों के अधिकार में वह थी वे उससे भी ज्यादा बुरे थे। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप से सवाल किया, एक अनजान लड़की के लिए मैं अपनी जान सांसत में क्यों डालूं? इसलिए क्योंकि मैं मूर्ख हूं। इस मामले में इससे ज्यादा बड़ी दलील मेरे पास नहीं थी। मैंने फ्लैट में से एक वाटरप्रूफ थैली और थोड़ी सूतली तलाश की। सारे लिफाफे उस वाटरप्रूफ थैली में डालकर मैंने उसे ऊपर से सूतली से इस प्रकार बांध दिया कि पानी भीतर न जा सके। मैंने फ्लैट में से इंसुलेशन टेप तलाश किया और वाटरप्रूफ थैली में बने पैकेट के साथ शौचालय में पहुंचा। मैंने पानी की टंकी का ढक्कन उठाया और टेप की सहायता से उसी पैकेट को ढक्कन के भीतरी भाग के साथ चिपका दिया। ढक्कन मैंने वापस यथास्थान रख दिया। टंकी का भरा पानी ढक्कन तक नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी अगर पानी के 2-4 छींटे उछलकर उस पर पड़ भी जाए तो वाटरप्रूफ थैली भीतर पड़े लिफाफे को गीले होने से बचा लेती। मैं वापस ड्राइंग रूम में पहुंचा। गत्ते के डिब्बे में मैंने पुराने अखबारों को मोड़ मोड़ कर भरा और उसका ढक्कन बंद कर दिया। डिब्बे को मैंने पहले की तरह खाकी कागज में लपेटकर उस पर डोरी बांध दी। अब सिवाय इसके कि डोरी की गांठ पर सील नहीं थी, पैकेट पहले जैसा ही लग रहा था। वह पैकेट लेकर मैं बाहर आया। मैंने उसे कार के डैशबोर्ड में बने खाने में जवाहर सिंह की रिवॉल्वर के साथ रख दिया। अपनी रिवॉल्वर मेरे पास थी। मैं जानता था कि आधी रात को मुलाकात में मेरी तलाशी जरूर ली जाने वाली थी, इसलिए मैं दूसरी रिवॉल्वर से कोई फायदा हासिल होने की उम्मीद कर रहा था। रात के ठीक 12 बजे मैं तुगलकाबाद के खंडरों के सामने से गुजरती सड़क पर मौजूद था। मैंने हेडलाइट बुझा दी और डोर लाइट जलाए बिना कार में बैठा सिगरेट के छोटे छोटे कश लगा रहा था। सड़क उजाड़ थी और चारों तरफ लगभग अंधेरा था। मेरे कान खड़े थे और आंखें फिरकने की तरह हर तरफ फिर रही थी। सड़क से पार काफी दूर एक अंधेरा तन्हा मकान था, जिसकी तरफ मेरा ध्यान बार बार जा रहा था। कहीं कोई आहट नहीं, कहीं कोई हरकत नहीं। 10 मिनट ऊपर हो गए। मैंने वहां से रवाना होने का फैसला कर लिया। तभी एक पेड़ के नीचे से एक साया निकलकर सड़क पर आया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगा। वह साया मेरी कार की तरफ कुछ कदम बढ़ा और फिर ठिठक गया। तब मैंने उसे पहचान लिया। वह मोनिका थी और उस वक्त वही पोशाक पहनी थी जो मैंने उसे लाकर दी थी। उसने सिर पर अभी भी पहले जैसा ही अटपटा जोड़ा बनाया हुआ था। मैंने देखा वह हाथ हिलाकर मुझे पास आने का संकेत कर रही थी। मैं कार से बाहर निकला। रिवॉल्वर जेब से निकालकर मैंने हाथ में ले ली थी। वह एक पेड़ के ओट में हो गई। मैं लंबे डग भरता हुआ पेड़ की दिशा में चला। मैं पेड़ के नीचे पहुंचा। मोनिका,
मैंने धीरे से आवाज़ लगाई। वह सिर झुकाए पेड़ की ओट से बाहर निकली। मैंने रिवॉल्वर जेब में रख ली और आगे बढ़ा। तभी उसने सिर उठाया और मेरी तरफ एक रिवॉल्वर तान दी। खबरदार! मेरा हाथ वापस जेब की तरफ बढ़ता पाकर वह चेतावनी भरे स्वर में बोली। मैं ठिठक गया। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो आश्चर्य से मेरे नेत्र फैल गए। वह मोनिका नहीं थी। तभी मेरी खोपड़ी पर एक किसी भारी चीज का प्रहार हुआ। मेरे घुटने मुड़ गए और मैं जमीन पर ढेर हो गया। मेरी चेतना लुप्त हो गई। पता नहीं मैं कब तक बेहोश रहा, लेकिन जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मुझे अपने सामने मार्था दिखाई दी। वह मोनिका वाली पोशाक पहने हुई थी और उसने सिर पर मोनिका के अंदाज का नकली जोड़ा किया हुआ था। मोनिका से उसकी कोई बात नहीं मिलती थी। उस जोड़े और उस पोशाक की वजह से ही अंधेरे में मैं उसे मोनिका समझ बैठा था। उसके पीछे हाथ में रिवॉल्वर लिए एक आदमी खड़ा था। मुझे वह जवाहर सिंह वाली ही रिवॉल्वर लगी। उसके समीप एक विशाल मेज थी जिस पर मेरी कार में रिवॉल्वर के साथ मौजूद खाली पैकेट खुला पड़ा था। मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी जो वहां प्रकाश का इकलौता साधन थी। होश आ गया तुम्हें? रिवॉल्वर वाला बोला। तुम कौन हो? वह 2 कदम आगे बढ़ा तो मोमबत्ती की रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। ओह! मैं मरे स्वर में बोला। वह रमेश मल्होत्रा था। उठकर खड़े हो जाओ, वह बोला। तब मैंने महसूस किया कि मैं एक सोफे पर पड़ा था। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं नर्वस भाव से उस स्थान पर अपनी खोपड़ी को टटोलने लगा जहां मुझ पर प्रहार हुआ था। मैंने अनुभव किया कि खाल तो नहीं फटी थी, लेकिन वहां एक अंडे जितना बड़ा घूमड़ निकल आया था। तुम शरारत से बाज नहीं आए? रमेश मल्होत्रा एक निगाह मेज पर रखे खुले पैकेट की ओर डालता हुआ बोला। मोनिका कहाँ है? मैं बोला। पैकेट कहाँ है? उसने पूछा। पैकेट बड़ी सुरक्षित जगह पर है। मोनिका भी बड़ी सुरक्षित जगह पर है। सुरक्षित जगह कब्रिस्तान भी हो सकती है। जब तक मुझे यह गारंटी न हो जाए कि मोनिका सही सलामत है, मैं पैकेट तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। और जब तक पैकेट हमारे हवाले नहीं हो जाता, तब तक मोनिका तुम्हें वापस नहीं मिल सकती। साथ में 20,000 रुपये की भी बात थी, वे भी मिल जाएंगे। क्या गारंटी है कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे? धोखेबाज हम नहीं, तुम हो। तुम्हारी धोखेबाजी का सबूत सामने मेज पर पड़ा है, लेकिन मेरी धोखेबाजी की खबर तुम्हें मेरे साथ धोखा करने के बाद ही हुई है। बहस मत करो। वाह! जब कोई जवाब नहीं सूझा तो कह दिया बहस मत करो। यह मत भूलो कि इस वक्त तुम हमारे कब्जे में हो। हम अपनी चीज़ तुमसे ज़बरदस्ती भी हासिल कर सकते हैं। कोशिश करके देखो, मैं लापरवाही से बोला। मार्था ने कहर भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर वह जहर में बुझे स्वर में बोली। मैं 10 मिनट में इसकी जुबान खुलवा सकती हूँ। छोड़ो, रमेश मल्होत्रा बोला। मेरी निगाह में अपना मतलब हल करने का इससे आसान तरीका है। कौन सा? अभी मालूम हुआ जाता है। तुम लड़की को लेकर आओ। मार्था वहाँ से चली गई। यह वही अंधेरा मकान है ना जो सड़क से ही दिखाई दे रहा था? मैंने पूछा। रमेश मल्होत्रा ने सहमति में सिर हिलाया। तभी मार्था मोनिका के साथ वहां पहुंची। मैंने देखा मोनिका के शरीर पर कपड़े की एक धज्जी भी नहीं थी। उसके मुंह पर टेप चढ़ा हुआ था और हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। भय के अतिरेक से उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ रही थी और रो रो कर सूज गई मालूम होती थी। उसकी आंखों में उस वक्त भी आंसू थे। उस विकट स्थिति में भी मेरे जहन में यह ख्याल आए बिना न रह सका कि मोनिका जैसा सांचे में ढला जिस्म मैंने कभी नहीं देखा था। रमेश मल्होत्रा ने मोनिका को जबरन विशाल मेज पर चित लिटा दिया। मार्था ने रस्सी लेकर मोनिका के दोनों टखनों को मेज के 2 पायों के साथ बांध दिया। रमेश मल्होत्रा की रिवॉल्वर हर क्षण मेरी ओर तनी रही थी। फिर रमेश मल्होत्रा ने जेब से अपना सिगरेट केस निकाला। उसने एक सिगरेट होठों से लगाया और सिगरेट केस में ही लगे लाइटर से उसको सुलगा लिया। उसने सिगरेट के 3-4 लंबे कश लगाए और फिर सिगरेट के दहकते हुए सिरे को मेज पर असहाय पड़ी मोनिका की नंगी जांघ पर मसल दिया। मोनिका का शरीर मछली की तरह मेज पर तड़पा। मुंह पर टेप लगा होने पर वह चीख न सकी,
लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बह निकली। अगर तुम मुझे पैकेट के बारे में नहीं बताओगे, रमेश मल्होत्रा बड़े मीठे स्वर में बोला, तो संगमरमर से तराशे गए इस जिस्म की मालकिन यह लड़की अभी यहीं तुम्हारे सामने यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। मेरी मुट्ठियां भिंच गई। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, रमेश मल्होत्रा पूर्वता मीठे स्वर में बोला। मुझ पर झपट पड़ने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम दोनों के बीच में यह लंबी मेज है। तुमने एक कदम भी अपनी जगह से उठाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर तुम इस लड़की से पहले इंतकाल फरमा जाओगे। वह ठीक कह रहा था। उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया और उसके सुलगे हुए भाग को खूब दहका लेने के लिए उसके लंबे लंबे कश लगाने लगा। मोनिका की आंखें दहशत से फट पड़ी। मैं जानता था कि पैकेट के बारे में मालूम होते ही वह यहीं हम दोनों का खून कर देगा। बचाव की कोई उम्मीद थी तो इस बात में थी कि मैं उसे पैकेट के बारे में कुछ न बताऊं, लेकिन उस सूरत में मोनिका की जो दुर्गति होती वह भी मैं देखता नहीं रह सकता था। रमेश मल्होत्रा का सिगरेट वाला हाथ इस बार मोनिका के वक्ष की ओर बढ़ा। ठहरो, मैं जल्दी से बोला। वह ठहर गया। सिगरेट फेंको। जो हुक्म, वह सरल स्वर में बोला और उसने सिगरेट जमीन पर फेंक दिया। पैकेट, मैं बोलता बोलता रुक गया। मुझे रमेश मल्होत्रा के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई दिया। मैंने उसे पहचाना तो अपने चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट होने देने से रोकना मेरे लिए समस्या बन गया। रमेश मल्होत्रा के पीछे उषा खड़ी थी। मेरे देखते देखते उसने एक डंडा पूरी जोर से उसकी खोपड़ी पर जमाया। उस एक ही वार से उसकी आंखें उलट गई और वह फर्श पर ढेर हो गया। मैंने झपट कर मार्था को दबोच लिया। उस वक्त मेरे लिए तो उषा नागपाल की सूरत में भगवान का 11वां अवतार हो गया था। उस स्थिति में समझदारी वाली बात तो यह होती कि हम पुलिस को खबर करते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पुलिस को खबर करने से तो मैं भी फंस सकता था। उन्होंने मोनिका का अगवा किया था, लेकिन मुझ पर तो खून का इल्जाम था। मैंने यही फैसला किया कि जो कपड़े मार्था पहने हुए थे वे मोनिका के थे। उषा मार्था के कपड़े उतारने लगी। मैंने मोनिका को बंधन मुक्त किया और उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। बेचारी सदमे की ऐसी हालत में थी कि वह बार बार निढाल होकर मेरे ऊपर आ गिरती थी। उषा ने उसे उसके कपड़े पहनाए और फिर रमेश मल्होत्रा और मार्था को पीछे बंधा छोड़कर हम वहां से निकले। बाहर आते ही सबसे पहले मैंने उषा से यही सवाल किया कि वह यहाँ कैसे पहुँच गई। उसने बताया कि किसी आदमी ने फ़ोन करके बताया था कि तुम और मोनिका कहाँ थे और तुम्हारे साथ क्या बीत रही थी। फिर भी तुमने बहुत खतरा उठाया, मैं शिकायत भरे स्वर में बोला। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। भाई साहब, वह बोली, आधी रात को पुलिस के अलावा और कहाँ से मदद हासिल हो सकती थी। क्या तुम पसंद करते कि मैं पुलिस को इस बात की खबर करती? फिर भी छोड़ो और शुक्र मनाओ कि तुम्हारी मम्मी ऐन मौके पर वहां पहुंच गई। शुक्रिया। मैं चलते चलते ही उसके एक गाल पर एक चुंबन अंकित करता हुआ बोला। अब कहाँ चलें? वह बोली। तुम बताओ, मैं बोला। हमें किसी ऐसी जगह चलना चाहिए जहां हमारे होने की कोई कल्पना न कर सके। सूरजकुंड, मैं तुरंत बोला। वहां क्यों? कल रात मैं वहां के एक कॉटेज में मोनिका को लेकर गया था। मैंने कॉटेज का 3 दिन का एडवांस किराया जमा कराया था। कहने का मतलब यह है कि कॉटेज अभी भी हमारे अधिकार में है। हम वहां जा सकते हैं। लेकिन क्या वहां जाना ठीक होगा? मेरे ख्याल से वहीं जाना ठीक होगा। इन बदमाशों ने उस कॉटेज में से मोनिका का अगवा किया था। वे हमारे दोबारा वहां जाने की कल्पना नहीं कर सकते। चिराग तले अंधेरा? एग्जैक्टली। ठीक है। मैं मोनिका के साथ अपनी कार में सवार हुआ। उषा अपनी उस कार में सवार हो गई जिस पर वह वहां तक आई थी। मैंने कार को बदरपुर तक भगा दिया। उषा ने अपनी कार मेरे पीछे पीछे दौड़ानी आरंभ कर दी। थोड़ी देर बाद मैंने अनुभव किया कि उषा की कार मेरे पीछे नहीं आ रही थी। मैंने अपनी कार की रफ्तार कम कर दी, लेकिन उषा की कार दोबारा मेरे पीछे प्रकट न हुई। फिर मैंने यह सोचकर उसका ख्याल छोड़ दिया कि उसे मालूम तो था ही कि हमारी मंजिल कौन सी थी। वह सूरजकुंड पहुंच सकती थी।
तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।